बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि नीतीश सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई, हिंदू त्योहारों में कटौती की। 2024 का कैलेंडर हुआ जारी। सीएम नीतीश शिक्षा व्यवस्था चौपट करने में लगे हैं। के पाठक काम करना चाहते हैं पर उनको नहीं दिया जा रहा है। एआईएमआईएम के विधायक ने कसा तंज। मुख्यमंत्री परिवहन विकास योजना अधिसूचना जारी। 5 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार, जाने कैसे मिलेगा लाभ। भाजपा फर्जी हिंदुत्व के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। छुट्टियों को लेकर के जदयू का भाजपा पर बड़ा तंज। लालू प्रसाद यादव का बड़ा दावा, बोले 5 राज्यों में जीतेगा इंडिया गठबंधन। पीएम मोदी का सुपरा होगा साफ। बैलेंस गड़बड़ाए तो दिक्कत होगी, स्कूलों की छुट्टी विवाद पर प्रशांत किशोर की टिप्पणी। बीएड के बाद अब डीएलएड डिग्री धारक भी नहीं बन सकेंगे प्राइमरी स्कूल के टीचर, जानिए क्या है पूरा मामला। निपटा ले अपना जरूरी काम, दिसंबर में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें लिस्ट। बिहार के कुछ जिलों में बारिश के आसार, दिसंबर आते ही बढ़ेगी ठंड। 13 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी जिला सबसे ठंड। 7 साल में सबसे गर्म रहा ये नवंबर, जाने क्लाइमेट चेंज के क्या है कारण। बीपीएससी से चयनित 32,000 शिक्षक किसी स्कूल में योगदान करने को तैयार नहीं, सुशील मोदी का बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने निकाली नीतीश के जातीय सर्वे रिपोर्ट की तोड़, कहा भारत में सिर्फ 4 जातियां, इन्हीं का होगा विकास। सीजनल फ्लू के शिकार हुए सीएम नीतीश कुमार, अचानक बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में हुए भर्ती। सरकार को वापस लेना होगा फैसला, नहीं तो करेंगे बड़ा आंदोलन। छुट्टी में कटौती पर फिर हमलावर हुए सम्राट चौधरी। फर्जियत के बाद नीतीश तेजस्वी को आई प्रवासी मजदूरों की याद, उत्तराखंड भेजे गए बिहार के ऑफिसर। कल मंत्री ने कहा था सब ऐसे ही चलता है। नए सत्र से स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे शिक्षक, जानिए आदेश के पीछे का कारण। बिहार में शिक्षकों को भारी पड़ेगी नेतागिरी, शिक्षा विभाग ने जारी किया है यह फरमान, उल्लंघन किया तो जाएगी नौकरी। चीन में फैल रहे निमोनिया का कोरोना जैसा खौफ, अलर्ट पर बिहार के अस्पताल, बेड से लेकर के दवाइयों के इंतजाम। अब बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि चीन में एक बार फिर से कोरोना की तरह एक बीमारी फैल रही है, जो बिहार के लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। जब चीन में इस बीमारी के फैलने से हाहाकार मचा हुआ है और लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। इस बीमारी से लोगों को सांस की बीमारी हो रही है, जिससे लोगों की जान जाने का खतरा भी बना रहता है। भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार के सभी अस्पतालों में इस बीमारी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है और सभी महत्वपूर्ण इक्विपमेंट तैयार रखने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि चीन में फैले निमोनिया बीमारी ने एक बार फिर से कोरोना की तरह डर का माहौल कायम कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने चीन के बाद वियतनाम में फैले इस बीमारी को लेकर की चिंता जाहिर कर दी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा है। इसे देखते हुए बच्चों के बीच फैल रहे निमोनिया के प्रकोप को लेकर के पटना के अस्पतालों को सतर्क करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। यह निर्देश पत्र के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय को दिया गया। इसके अलावा पीएमसीएच और आईजीआईएमएस को
अलर्ट पर रहने तथा शिशु रोग विभाग को संबंधित तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पीएमसीएच में निमोनिया की आवश्यक दवाइयों का भंडारण सुनिश्चित रखने की कवायद शुरू भी कर दी गई है। जब पीएमसीएच में बच्चा वार्ड में आईसीयू की 16 बेड जबकि आईजीआईएमएस 40 बेड हैं। जब सिविल सर्जन डॉक्टर श्रवण कुमार ने बताया है कि बुधवार को जिले के सभी प्राथमिक और फिर अनुमंडलीय स्वास्थ्य केंद्रों को निमोनिया को लेकर के अलर्ट पर रखा जाएगा। तो बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार पड़ गए हैं। जब सीएम हाउस के अंदर ही डॉक्टर उनके इलाज में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार सीजनल फ्लू से ग्रस्त हो गए हैं, जिस कारण से वे पिछले 3 दिनों से बीमार हैं। तबीयत खराब होने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी मीटिंग और कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होंगे। राजगीर में कल राजगीर महोत्सव में नीतीश कुमार उद्घाटन करने के वाले थे, लेकिन अब बीमारी के कारण उनका राजगीर जाने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार कल कई मीटिंग करने वाले थे और नहीं कर पाए और किसी से भी मुलाकात नहीं किए। मुख्यमंत्री सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फ्लू की वजह से वे खासे परेशान हैं। जैसे सीएम नीतीश कुमार को फीवर के साथ साथ सर्दी खांसी भी है। डॉक्टरों की सलाह पर सीएम दवाइयां ले रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की सोमवार की शाम से ही तबीयत खराब है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डीएमसीएच में गए थे, जिसके बाद से ही वे फ्लू के शिकार हो गए। दोस्तों बात करेंगे कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को आ रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में जब वे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सभी जगह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ही चुनाव जीत रहे हैं। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल देश में अब खत्म होने वाला है। वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर महिलाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी और जीतन राम मांझी पर दिए गए उनके बयान पर लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बात है। यही नहीं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भी मुकाबला नहीं है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में है। जब बुधवार को उनके खिलाफ चल रहे लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई होने वाली थी, लेकिन इस मामले की सुनवाई अब दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह में होगी। वहीं गौरतलब है कि 5 राज्यों में से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को भी वोट डाले गए। इन सभी 5 राज्यों में चुनाव नतीजे का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। दोस्तों एआईएमआईएम के बिहार के एक लौते विधायक और बिहार एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है। वे नहीं चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग पर जितना बड़ा बमबारी नीतीश कुमार ने किया है, वह जापान में हुई बमबारी से भी ज्यादा खतरनाक है। जब उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। इससे बिहार के युवाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि प्रथम चरण में 1,70,000 वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी तक 1,20,000 शिक्षकों को ज्वाइन नहीं कराया गया है। अब आप खुद समझ लीजिए कि किस तरीके के शिक्षक बहाली करने का काम नीतीश सरकार कर रही है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से इस बहाली प्रक्रिया में घालमेल है। युवा अपने को ठगे महसूस कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि शिक्षा विभाग को लेकर के अधिकारी के पाठक तो काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है। बिहार में नौकरशाही हावी है। यही वजह है कि सभी विभागों का हालात दिन ब दिन खराब होते चले जाता है। जब मैंने सदन में कई बार कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए, उन्होंने उर्दू शिक्षक बहाली को लेकर भी जम करके सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं की जा रही है। शिक्षा विभाग पर जितना बड़ा बमबारी नीतीश कुमार ने किया है, वह जापान में हुई बमबारी से भी ज्यादा खतरनाक है। जब उसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। साथ ही अख्तरुल ईमान ने के पाठक की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि के पाठक काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है। इससे बिहार के युवाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में चल रहे छुट्टी विवाद पर प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार को नसीहत देते हुए चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रख करके निर्णय लें, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सरकारी स्कूल में अवकाश को लेकर के शिक्षा विभाग के आदेश के बाद मामला लगातार राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। एनडीए बिहार की नीतीश सरकार पर तुष्टिकरण से लेकर के कई तरह के आरोप लगा करके हमला बोल रही थी कि नीतीश कुमार सरकार ने साल 2024 के लिए
एकेडमिक कैलेंडर लिस्ट जारी कर दिया। जब छुट्टी की इस लिस्ट में रामनवमी, शिवरात्रि सहित दूसरे त्योहारों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। अब इसी मुद्दे पर जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो लोग भी सत्ता में बैठे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, जब उनसे ये अपेक्षा है कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उसको ध्यान में रख करके इस तरीके के निर्णय लिया जाए। अगर उसको ध्यान में रख करके आप निर्णय नहीं लेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, समाज उसका जवाब देगा। हर 5 वर्ष में जनता के पास इसलिए तो वोट का अधिकार है। दोस्तों, शिक्षा विभाग लगातार स्कूलों में छुट्टियों को लेकर के सुर्खियों में है। इस बार 2024 के लिए जारी छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर के विभाग चर्चा में है। जब शिक्षा विभाग ने 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया है, जब इसमें हिंदुओं के कई पर्व की छुट्टियों को खत्म कर दी गई है। जब विभाग द्वारा जारी कैलेंडर में रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी की छुट्टियों को खत्म कर दी गई है। वहीं मुस्लिम पर्व ईद में 3 दिनों की छुट्टी कर दी गई है। यह आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी। 2024 कैलेंडर के अनुसार ग्रीष्मकालीन केवल विद्यार्थियों के लिए है। जब प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी सरकारी कैलेंडर के अनुसार विद्यालय में आएंगे। इसके साथ ही विभाग ने हिंदू पर्व रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, तीज, विश्वकर्मा पूजा और जितुआ सहित अन्य त्योहारों की छुट्टी को रद्द कर दी गई है। जब मुस्लिम त्योहारों में ईद, मुहर्रम और बकरीद की छुट्टी बढ़ा दी गई है। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वे किसी शुभ अवसर के मौके पर वहां जाने से परहेज करें, क्योंकि उनके पहुंचते ही काम बिगड़ जाता है। यानी कि शुभ काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए, ये कहना है श्रवण कुमार का, जो बिहार के मंत्री है। आपको बता दें कि विश्व कप, वर्ल्ड कप का मामला ताजा है। इसमें भारतीय टीम की जीत निश्चित थी, लेकिन प्रधानमंत्री मैच देखने पहुंच गए, भारतीय टीम हार गई। नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि हम भाजपा नेताओं से अपेक्षा करते हैं कि वे प्रधानमंत्री को शुभ और लाभकारी योजनाओं में जाने से रोकें। प्रधानमंत्री स्वयं भी परहेज करें। उन्होंने इस क्रम में चंद्रयान 2 की विफलता की भी चर्चा की है। इधर भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि जदयू समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी INDIA के लिए अशुभ साबित होंगे, क्योंकि अगले चुनाव में विपक्षी गठबंधन की हार सुनिश्चित है। इसीलिए उनके नेता अनर्गल प्रलाप करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ है। जनता जहां कहीं रहती है, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा जिले में नदी किनारे सुनसान इलाके में प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था। जब ये यहाँ पर छिप करके अपनी प्रेमिका से मिल रहा था, जब इस बीच ग्रामीणों ने इन्हें देख लिया। जब इसके बाद दोनों प्रेमी जोड़े को गांव के लोगों ने पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया। जब इस मामले को बढ़ता देख करके गाँव वालों ने लड़की के परिवार वालों की सलाह पर दोनों की शादी करवा दी। जब इस घटना के बाद ये चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दूं कि अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है, जहाँ ऐसे में राज्य के अलग अलग इलाकों में लोगों की शादी हो रही है, लेकिन ये शादी थोड़ी हट करके है और इसकी परिस्थिति भी अलग है। यहाँ प्रेमी और प्रेमिका की मुलाकात पर उनकी शादी करवा दी गई। ये पूरा मामला जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार विरोल थाना क्षेत्र का रहने वाला अशोक चौपाल अपनी प्रेमिका घनश्यामपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली आशा कुमारी से मिलने के लिए गया हुआ था, जहां इनका करीब 6 महीने से अफेयर चल रहा था। दोनों नदी के किनारे सुनसान इलाके में एक साथ मिल रहे थे, लेकिन इस बात की भनक गांव के कुछ लोगों को लग गई। इसके बाद ग्रामीणों ने दौड़ करके दोनों को पकड़ लिया और कमरे में बंद करने के बाद दोनों की शादी करवा दी गई। जहां कमरे में दोनों को बंद करने के बाद परिवार वालों को बुलाया गया था। युवक और युवती के परिवार वालों ने सबकी सहमति से खुशी खुशी इन दोनों की शादी करवा दी गई। दोस्तों, उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों को 17वें दिन मौत के मुंह से निकाल दिया गया है। इन 41 मजदूरों को दोबारा जिंदगी मिली है। इन मजदूरों में 5 बिहार के रहने वाले हैं और फिर 15 झारखंड के निवासी है। बिहार के भोजपुर जिले के सबा अहमद भी सुरंग में फंसे हुए थे। जब सबा के सुरंग से निकलने की सूचना मिलते ही परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। जब परिवार वालों की आंखों से खुशी का आंसू निकलने लगे। जब सबा अहमद के पिता मिसबा अहमद ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के CM की जमकर के तारीफ की है। जब वही मिसबा अहमद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर के कोसा। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा 17 दिन से सुरंग में फंसा था, लेकिन सरकार की तरफ से बेटे की सुध लेने तक कोई नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। सबा अहमद के पिता ने आगे कहा है कि उनको मेरी कब्र मिल जाए
ताकि वे हमेशा हमेशा के लिए सोए रहे। जब बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए भोजपुर के मजदूर सबा अहमद के पिता मिसबा अहमद ने कहा है कि बिहार में सरकार यदि नौकरी देती तो फिर लोग दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए क्यों जाते। बिहार में नौकरी हासिल नहीं हुई तभी मजबूरीवश बेटे को उत्तराखंड जाना पड़ा। जब बेटा 17 दिन तक सुरंग में फंसा रहा लेकिन नीतीश सरकार ने सुध तक नहीं ली। दोस्तों, बिहार के स्कूलों में अब शिक्षक ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने के लिए प्रयोग करेंगे। जहाँ नए सत्र को लेकर के आदेश जारी हो गया है। जहाँ इसके पीछे कई कारण भी है। जहाँ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से ये निर्णय लिया गया है कि राजधानी पटना के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। जब विद्यालयों के कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करके शिक्षक छात्र और फिर छात्राओं को पढ़ाएंगे। इस फैसले के पीछे कई तरीके के कारण है। ब्लैक बोर्ड पुराने होते और फिर टूट जाने की वजह से बच्चों को लिखे गए शब्दों को पहचानने में दिक्कत होती है। जब बच्चों को ऐसी परिस्थिति में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इसको लेकर के ये फैसला लिया गया है। छात्र और छात्राओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड पर नए सत्र से पढ़ाई होने जा रही है। जब बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्कूलों में व्हाइट बोर्ड लगाने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, देश समेत पूरे बिहार में इन दिनों शादियों का जश्न देखने को मिल रहा है। ऐसे में शादी से ही जुड़ा एक ताजा मामला जहानाबाद यानी कि बिहार के जहानाबाद जिला से निकल करके सामने आ रहा है। जहां एक दूल्हा अपनी शादी में हेलीकॉप्टर से 7 फेरे लेने के लिए पहुंचा था लेकिन जिला प्रशासन ने लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। चाहे इसके बाद लड़के वालों ने गांव के ऊपर से ही हेलीकॉप्टर से 7 फेरे लगाए। जब वहीं वर और वधू को गया एयरपोर्ट के रास्ते जमशेदपुर के लिए विदा करना पड़ा। ये पूरा मामला जहानाबाद जिले के घोसी थाना इलाके के मोहिद्दीनपुर गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार मोहिद्दीनपुर गांव के रहने वाले रामानंद दास की दिली ख्वाहिश थी कि वह अपनी डॉक्टर बेटी को शादी करने के बाद हेलीकॉप्टर से विदाई करें। जब दुल्हन की मां राजकुमारी भी हाल ही में रेलवे के हॉस्पिटल से रिटायर हुए थे, उनकी भी इच्छा थी कि बेटी की शादी के बाद गांव से ही हेलीकॉप्टर से ही विदा की जाए, लेकिन इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के इजाजत नहीं मिल पाई। लिहाजा वर और वधू को गया एयरपोर्ट से ही उड़ान भरना पड़ा। वही प्रशासनिक सहमति नहीं मिलने के बाद दुल्हन के परिवार वालों में काफी अफसोस एवं प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। दोस्तों, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत मैट्रिक के अंक के आधार पर लाभुकों को प्रखंडवार वरीयता सूची बनेगी। यह परिवहन विभाग ने योजना को लेकर के नई गाइडलाइन तैयार की है। जहाँ नीतीश कैबिनेट ने पिछले दिनों इस योजना को हरी झंडी दी थी। इस योजना के तहत सभी प्रखंडों को बस सेवा के माध्यम से जिला मुख्यालय से जोड़ना है। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में लाभुकों को प्रति बस 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। योजना का संचालन वर्ष 2025 से 26 तक किया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में योजना को लेकर के सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई है। योजना का लाभ प्रत्येक प्रखंड में 7 लोगों को दिया जाएगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे केंद्र समेत राज्यों की तमाम छोटी बड़ी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। इसी कड़ी में अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने अपनी जमीन मजबूत करने की कमर कस ली है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी अब बीजेपी के खिलाफ खुल करके मैदान में उतरने वाली है। ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर गुरुवार 30 नवंबर को इसके लिए अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें आरजेडी के जिलों से लेकर के प्रांतीय और राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल हुए। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ चुनावी रणनीति बनाई गई है। इसमें तय किया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी केंद्र की बीजेपी सरकार की नाकामियों को कैसे जनता के बीच लेकर के जाएगी। ऐसे में आरजेडी के प्रवक्ता जनता को मोदी सरकार की खराब नीतियों के बारे में बताएंगे। साथ ही नीतीश तेजस्वी सरकार के पक्ष में माहौल बनाएंगे ताकि आगामी चुनाव में इंडिया का वोट बैंक बनाया जा सके। वहीं अब लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामियों को जनता के बीच लेकर के जाएगी। तेजस्वी यादव ने घर पर गुरुवार को सभी प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर पर हुई इस बैठक में आरजेडी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को बुलाया था, इनमें राष्ट्रीय और फिर प्रांतीय प्रवक्ताओं से लेकर के सभी जिलों के स्पोक पर्सन भी शामिल हुए। दोस्तों, बात करेंगे कि नवंबर खत्म हुआ जहां और फिर दिसंबर में एक तरफ देश में 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आएगा तो दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से अलग बिहार की धरती पर 2 ध्रुवों का मिलन होगा। ये मिलन
मेल मिलाप वाला होगा या फिर तालमेल या फिर सिर्फ मिलने वाला, ये देखना रोचक होगा। इस बार देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं और अब तक की योजना के अनुसार उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तय है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए जनादेश लेकर के सरकार बनाने के बाद आधे रास्ते में महागठबंधन का हाथ थामने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भाजपा के बाकी नेताओं के साथ अमित शाह लगातार तीखा हमला बोलते हैं, जवाब नीतीश कुमार भी देते हैं। मिलन कराने वाली इस बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होगी। ये भी मायने रखेगी क्योंकि विपक्षी दलों की पटना में 23 जून को पहली बैठक के पहले दोनों की मुलाकात का फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बन रहे भाजपा विरोधी दलों के गठबंधनों को नहीं मिला था। दोस्तों, नेतागिरी और संगठन बनाने वाले शिक्षकों पर अब शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नए आदेश के तहत शिक्षकों को अब मीडिया में अपने विचारों को भी व्यक्त करने की मनाही होगी। जब कोई शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल या फिर अथवा किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन करता है तो उसके विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई होगी। इसको लेकर के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। जारी पत्र में उन्होंने लिखा है कि मीडिया में बयानबाजी करने वाले शिक्षकों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई किया जाए। जब प्रशासनिक माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कुछ शिक्षकों और फिर शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए जाने की सूचना प्राप्त होती रहती है। दोस्तों, बिहार में पैसेंजर ट्रेन पर पथराव की खबर सामने आई है, जहां बिहार के सहरसा से पूर्णिया जा रही ट्रेन पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया है, जिससे यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया है। जहां धड़ धड़ाती हुई जा रही ट्रेन में अचानक हुई पत्थरबाजी में से अंदर बैठे कई यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है, जब ट्रेन सहरसा स्टेशन से पूर्णिया की ओर निकली ही थी कि अचानक बोगी में बैठे यात्रियों पर पत्थर की बारिश शुरू हो गई। अचानक पत्थर आते देख करके यात्रियों ने बचने का प्रयास किया, लेकिन एक महिला यात्री और नगर निगम के रजिस्ट्रार समेत कई लोग घायल हो गए। जब पत्थरबाजी के बाद ट्रेन की बोगी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सहरसा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से पूर्णिया को निकली पैसेंजर ट्रेन शहर के झपरा टोला रेल फाटक के बाद पहुंची ही थी कि अचानक बाहर से बोगी में पथराव हो गया। इस दौरान खिड़की पर बैठी महिला समेत करीब 4 यात्री घायल हो गए। यह घटना की जानकारी समस्तीपुर आरपीएफ और फिर बनमखी आरपीएफ को दी गई। दोस्तों, बिहार में अब तक क्लाइमेट चेंज का सीधा असर लू के बढ़ते दायरे और फिर मानसून की अनियमितता से आंका जा रहा था, लेकिन अब इसका प्रभाव सर्दियों पर भी पड़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक नवंबर 2023 में पटना का औसत अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री पर आ गया, जहां नवंबर महीने के खत्म होते ही मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो राज्य में यानी कि बिहार में आने वाले दिनों में बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहे और फिर तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। यह राज्य में यानी कि बिहार में पिछले 24 घंटे में सबसे न्यूनतम तापमान वाले जिला डेहरी रहा, जहाँ का तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, और प्रदेश का सबसे सर्वाधिक तापमान वाला जिला मोतिहारी का रहा, जहां आपको बता दें कि मोतिहारी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पर अगर गुरुवार की बात किया जाए तो फिर प्रदेश के अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रहा। आपको बता दूं कि आज बिहार के कुछ जिलों में बादल छाए रहने के भी अनुमान जताए जा रहे हैं, जब बिहार में हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी और आर्द्रता 34% रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, कैमूर, रोहतास और फिर अरवल जिले में बारिश की संभावना है आज। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर शिक्षा विभाग में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा करके धर्मनिरपेक्षता और फिर शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। माहौल ऐसा है कि बीपीएससी से चयनित 32,000 योग्य शिक्षक किसी स्कूल में योगदान करने को तैयार नहीं हुए हैं। जब पहले धर्म और भाषा के आधार पर बड़ा भेदभाव करते हुए स्कूली छात्रों शिक्षकों के लिए छुट्टियों के अलग अलग कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं और फिर एक साथ 4 कड़े आदेश जारी करके शिक्षकों के कुछ बोलने, बयान देने या फिर संगठन बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शिक्षा विभाग में अघोषित इमरजेंसी है और नीतीश सरकार अनुशासन
पर्व मना रही है। इसीलिए उसके किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर शिक्षकों का वेतन रोका जा सकता है। बीपीएससी का विरोध करने पर 7 लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई है। शिक्षा विभाग अपनी सीमा का अतिक्रमण करके विश्वविद्यालय शिक्षकों पर भी स्कूल जैसी कार्य संस्कृति थोपना चाहता है। इसलिए प्रतिदिन 5 क्लास न लेने पर वेतन और फिर पेंशन रोकने का आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिल्कवारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों में शामिल बिहार निवासी एक श्रमिक ने बुधवार को शिकायत की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मजदूरों के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने अधिकारियों को मौके पर नहीं भेजा और न ही राज्य में उनके रिश्तेदारों से संपर्क ही किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब चिनियालीशोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में श्रमिकों से मिलने पहुंचे तब श्रमिकों ने ये शिकायत की है। श्रमिक ने धामी से कहा कि सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में फंसे मजदूरों की कुशलता जानने के लिए अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ना तो किसी को भेजा और ना ही हमारे घर पर हमारे परिवार वालों से सहानुभूति जताने के लिए संपर्क ही किया। मुझे नहीं पता है कि हमने क्या गलती की थी। दोस्तों, बिहार के अररिया के जोकीहाट प्रखंड में अधूरा पड़ा अजगरा धार पुल पिछले 10 सालों से विकास को आईना दिखाता नजर आ रहा है। 2014 में इस पुल का शिलान्यास बड़ी तामझाम के साथ तत्कालीन अररिया सांसद तस्लीमुद्दीन और जोकीहाट विधायक सरफराज आलम ने किया था। उद्देश्य था कि जोकीहाट के दक्षिण और फिर पूर्वी इलाके के साथ पूर्णिया जिले की अमोर का सीधा संपर्क जिला मुख्यालय से हो जाएगा, लेकिन ये उद्देश्य सिर्फ ख्याली पुलाव ही बनकर के रह गया। शिलान्यास के समय स्थानीय रहनुमाओं का कहना था कि लाखों लोगों को इस पुल से बाढ़ के दिनों में लाभ पहुंचेगा, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से ये आज भी अधूरा पड़ा है। 2017 में आई बाढ़ ने इस पुल के साइड अप्रोच को भी तहस नहस कर दिया है। पुल के नहीं बनने से जोकीहाट के तुर्केली, गैर की, भैंसिया, परसदपुर, डिमरिया, उदा, महलगांव के आसपास के पंचायत के लोगों को 12 से 15 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करनी पड़ती है। जोकीहाट का अधूरा पड़ा अजगराधार पुल 10 साल से अधूरा पड़ा रहा। जी आपको बता दें कि हालांकि शिलान्यास के साथ ही इस पुल का निर्माण कार्य काफी तेजी के साथ हुआ था, लेकिन कार्य से जुड़े संवेदक ने जिस कारण इस पुल को अधूरा छोड़ा उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनने वाले अजगरा नदी के डुमरा कुंड से सुरजापुर होते हुए NH 327 ई को सीधा जोड़ने वाले इस पुल की दोनों ओर सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन पुल का निर्माण कब होगा ये किसी को नहीं पता है। जहाँ लोगों की परेशानी आज भी जस की तस बनी हुई है। स्थानीय मौलाना नबी हसन, अब्दुल रऊफ राही और फिर महबूब आलम ने बताया है कि नदी सूखी होने के कारण लोग खेतों से होकर के सड़क तक जाते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ पानी अधिक होने की वजह से कई दुर्घटना भी हो चुकी है। जब चुनाव के समय सभी नेता ने इस पुल को बनवाने के वादे किए, लेकिन इस पर कोई भी कार्य नहीं हो पाया। पुल जस का तस पड़ा हुआ है। अब्दुल रऊफ ने बताया है कि पुल को बनवाने के लिए उन लोगों ने विधायक और फिर संसद तक के गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अब तक पुल नहीं बन पाया है। दोस्तों, रेल विभाग में ट्रेन ड्राइवर और फिर गार्ड की मनमानी की वजह से बुधवार दोपहर 2500 से ज्यादा यात्री परेशान रहे। जहां स्पेशल ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड ने बीच रास्ते में अचानक ट्रेन रोक करके घर चले गए। जाते जाते इतना बता दिया है कि उनकी ड्यूटी का समय खत्म हो गया है और अब वे जा रहे हैं। जहां उनकी इस मनमानी और फिर रेल विभाग के उच्च अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैये से यात्री करीब 3.5 घंटे तक परेशान रहे। नाराज यात्रियों ने इस दौरान स्टेशन पर हंगामा करते हुए नारेबाजी की। जब बुधवार को 1 बजे के आसपास बिहार के सहरसा से दिल्ली जा रही स्पेशल ट्रेन बाराबांकी के बुरवल स्टेशन पर अचानक रुक गई। जब बगल से एक मालगाड़ी गुजरने के बाद भी ट्रेन खड़ी रही तो फिर यात्रियों को लगा कि सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ट्रेन रुकी है। घंटा भर बीतने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो फिर लोगों ने पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब कुछ पता नहीं चलने पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर में स्टेशन अधीक्षक आए और फिर इंजन के पास जाकर के ड्राइवर और गार्ड से पूछा तो फिर उन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी का समय अब खत्म हो चुका है, लिहाजा अब वे आगे नहीं जाएंगे। ये भी कहा है कि उनकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उन्होंने अपना मेमो दिया और घर चले गए। इससे हरकत मच गया। अधीक्षक ने इनकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। जब सूचना से वहां भी खलबली मच गई। दोस्तों, बिहार के अंदर हाल ही में जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जारी किया गया है। जहां इसके मुताबिक बिहार में अलग अलग जातियों की संख्या समेत उनकी आर्थिक स्थिति का भी ब्यौरा दिया गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ इस मुद्दे को शांत करने के लिए अब पीएम मोदी ने एक नई जाति का इजाद कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान।
इन 4 जातियों का उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने देश में 4 जातियां बताई। पीएम मोदी ने कहा है कि देश में सिर्फ 4 जातियां गरीब, युवा, महिलाएं और किसान हैं। मैं इन 4 जातियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूं। जब मेरा मानना है कि मूल अवस्था और धर्म को छोड़कर के इन 4 मूल जातियों के उत्थान से ही देश प्रगति करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं के संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। भाजपा जो जनता से वादा करती है उसे पूरा करती है। भाजपा की सरकार बनाए, अपराध मुक्त बिहार होगा। संगठन के बिना कोई भी सफलता नहीं मिल सकती है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें बुधवार को नासिरगंज के मिथिला कॉलोनी में आयोजित 2 दिवसीय विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करते हुए बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कही है। जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता क्षेत्र में जाएं तो फिर लोगों को बताएं कि भाजपा अपने शासन में कितने कार्य किए हैं। कांग्रेस ने शुरू से दोहरी नीति कायम किया है। जब हमने वादा किया था कि देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। भाजपा में सभी कार्य संगठन के सहमति से होता है। भाजपा की सरकार ने चंद वर्षों में ही जो किया है उसे लोगों तक पहुंचाएं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 13 करोड़ लोगों को शौचालय, 26 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ, 80 करोड़ लोगों को सीधा राशन देने का काम किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सीएम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जब सरकार को घोषित छुट्टी के निर्णय को वापस लेना होगा, अन्यथा आंदोलन होगा। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता यानी कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान पार्षद नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि भाजपा फर्जी हिंदुत्व के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। बुधवार को उन्होंने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भगवाकरण करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि देश भर में केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। मौजूदा समय में केंद्र ने हिंदुत्ववादी भाजपा की सरकार है, लेकिन हैरानी का विषय यह है कि केंद्रीय विद्यालय में महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, रामनवमी, अनंत पूजा और जितिया पर्व की एक भी छुट्टी नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा हिंदुत्व के प्रति कितनी संवेदनशील है। नीरज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हिंदुत्व का दंभ भरती है। पहले अपने गिरेबान में देखें केंद्र सरकार, फिर दूसरे पर सवाल उठाएं। पूर्वांचल में छठ महापर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन ये जानकर के आश्चर्य हुआ है कि उत्तर प्रदेश में छठ की छुट्टी केवल 1 दिन ही है। भाजपा को बताना चाहिए कि छठ महापर्व मनाने वाले पूर्वांचल वासियों के साथ ये दोहरा रवैया क्यों। दोस्तों, बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों चर्चा में है। स्कूलों में छुट्टी को लेकर के हुए विवादों के बीच शिक्षा विभाग ने कहा कि उसने छुट्टियों के 2 कैलेंडर जारी किया है, जो कि उर्दू स्कूलों के लिए अलग और सामान्य स्कूलों के लिए अलग है, इसलिए इसमें कोई भी विवाद नहीं है। जब वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के एक और आदेश से विवाद बढ़ गया है। जब बिहार के सरकारी स्कूलों को अब ओवर टाइम ड्यूटी करनी होगी। जब सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक वे स्कूलों में पढ़ाएंगे और उसके बाद उन्हें चुनावी कार्यों में लगा दिया जाएगा। जब स्कूलों की पढ़ाई के समय उनसे कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाएगा। जब ये निर्देश शिक्षा विभाग के अपर प्रधान सचिव के पाठक ने जारी किया है। आपको बता दूं कि बिहार में 1 दिसंबर से मतदाता पूर्ण निरीक्षण का काम शुरू होना है, जिसमें से यानी कि आज से, जिसमें से सरकारी शिक्षकों को बीएलओ के रूप में लगाया गया है। जब शिक्षा विभाग के अपर प्रधान सचिव के पाठक ने जारी पत्र में, जिसमें ये लिखा गया है कि ये पाया गया है कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों, टोला सेवकों के प्रतिनियुक्ति चुनाव संबंधित कार्यों में बीएलओ के रूप में लगाई जा रही है। बिना शिक्षा विभाग के कर्मियों की मदद के चुनाव का काम नहीं हो सकता है। दोस्तों, बिहार पुलिस अधीनस्थल सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा 1 दिसंबर से सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आयोग ने एडमिट कार्ड जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा कर दी है। उम्मीदवार जिसने बिहार पुलिस एएसआई परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन प्रक्रिया पूरी की है, उनके लिए एडमिट कार्ड बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bis.nic.in पर अपलोड किया जाएगा। जहां उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन्हें अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। हॉल टिकट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल साइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा। वहीं आयोग रोल नंबर वाइज परीक्षा केंद्र की सूची 2 दिसंबर 2023 को जारी करेगा।
दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की सरकार है। इस सरकार का गठन पिछले साल अगस्त महीने में नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने के बाद आरजेडी के साथ आने से हुआ था। सरकार के गठन के बाद कई तरह के सवाल भी उठे और सरकार ने उसका बेहतरीन तरीके से जवाब भी दिया था, लेकिन कुछ मसला यानी कि कुछ सवाल पर सरकार अभी भी फेल दिख रही है। इसी में से एक सबसे बड़ा मसला है प्रवासी मजदूर की देखरेख और फिर उसका ख्याल रखना। और सरकार इस मसले पर कितनी सजग और सतर्क है, इसका एक और नमूना उस वक्त देखने को मिला जब सरकार में शामिल मंत्री से इसको लेकर के सवाल किया गया, तो वे यानी कि मंत्री जी सवाल को टालते दिखे। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जदयू के तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पार्टी ऑफिस में मौजूद थे, जहां पत्रकारों ने उसे सवाल किया कि उत्तराखंड हादसे में झारखंड और अन्य जगहों के नोडल ऑफिसर वहां गया, लेकिन बिहार के एक भी ऑफिसर वहां नहीं गए, ऐसा क्यों? इसके बाद मंत्री श्रवण कुमार का जवाब सुनी। मंत्री जी ने कहा कि इस मसले में बिहार के लोग और बिहार की सरकार काफी संवेदनशील है। जब भी ऐसे मसले देश के अंदर होते हैं, देश के बाहर भी होते हैं, तो फिर बिहार की सरकार तत्परता से आगे आती है। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं गए। हमारे यहाँ के अधिकारियों ने बात किया होगा, वहाँ के अधिकारियों से इसी तरह से सब तरह से काम चलता रहता है। दोस्तों, उत्तर बिहार में सामान्य से अधिक तापमान रहने के कारण रबी की फसलों पर इसका कुप्रभाव पड़ सकता है। जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगले एक सप्ताह में न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान उत्तर बिहार में बादल छाए रहेंगे एवं हल्की छिटपुट वर्षा होने की भी संभावना है। तापमान में असंतुलन के संबंध में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने बताया है कि कई सालों से देखा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में असमानता आ रही है। अभी बंगाल की खाड़ी में दबाव कम है, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी इस क्षेत्र में नहीं पड़ा है। यही तापमान में बढ़ोतरी का अभी मुख्य कारण है। यह तापमान में बढ़ोतरी का प्रभाव फसलों पर भी पड़ेगा। अधिकतम तापमान के कारण गेहूं में कल्ले नहीं निकलेंगे और फिर आलू की फसल को भी नुकसान पहुंचेगा। हालांकि मक्के की फसल को हल्का फायदा देखने को मिल सकता है। नवंबर महीने में अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री के बीच रहनी चाहिए, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री से लेकर के 33 डिग्री के बीच तक रह रही है। वहीं पर न्यूनतम तापमान 13 से 18 डिग्री के बीच रहनी चाहिए, जबकि 15 से 19 डिग्री तक रह रहा है। अधिकतम एवं न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। जब पिछले अक्टूबर महीने में भी अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया था। नवंबर महीने का पिछले 15 वर्षों में नवंबर महीने में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस नहीं रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।